हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 पे। मैं सागर वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आपने ज़रूर सुनी होगी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, हमारे यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। तो उसी के साथ सोशल मीडिया पे लगातार इसको लेकर स्टूडेंट्स के कुछ डाउट जो हैं वो आने शुरू हो गए। मुझे भी टेलीग्राम पे काफ़ी पर्सनल टेक्स्ट आए कि सर ये क्या है, इसमें क्या क्या बदलाव होगा, क्या हमें करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो उन सारे डाउट्स को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 आप सभी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हम 300 सब्सक्राइबर के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। तो रेगुलर वीडियोस अगर आप चाहते हैं आते रहें तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दें। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सब पर भी फॉलो कर सकते हो, जिन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए आगे अब इस वीडियो की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल, हाउ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कि क्या क्या बदलाव ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेके आने वाली है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस आर्टिकल का पूरा एनालाइज आपको करवाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो एक बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और इसमें यह निर्णय लिया गया कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। द प्रपोज्ड एनआरए विल कंडक्ट ए कॉमन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब केंद्र सरकार की बहुत सारी नियुक्तियां जो हैं, और इसके लिए जो पहले प्री एग्जामिनेशन होता है, उसमें जो है वो सभी एजेंसीज का एक ही एग्जाम होने वाला है। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं और उस पर मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, आप इजीली समझेंगे। देखिए दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर जी का भी यही कहना था जब वो ये अनाउंसमेंट कर रहे थे कि अभी भारत में लगभग 20 के लगभग एजेंसीज काम कर रही हैं, जो अलग अलग स्तर पे एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और जो है सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इससे जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर काफी बर्डन आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक राहुल नाम का स्टूडेंट आप ये मान लीजिए, ठीक है। अब राहुल जो है, उसको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में लगना चाहता है। तो उसके पास जो मेन ऑप्शन होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं। या तो वो बैंकिंग लाइन में जा सकता है, या वो एसएससी लाइन में जा सकता है, या फिर वो रेलवे की लाइन में जा सकता है। ठीक है, रेलवे की भी काफी भर्तियां होती रहती हैं, लोको पायलट हो गया, डी ग्रुप हो गया, काफी वैकेंसीज आती रहती है। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या था, इन तीनों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ऑथोराइज थी। जैसे बैंक के एग्जाम तो जो है वो आईपीएस वगैरह कंडक्ट करता है। एसएससी के एग्जाम जो है खुद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो कंडक्ट करता है। रेलवे के एग्जाम जो है वो आरआरबीज कंडक्ट करती हैं, रेलवे बोर्ड वगैरह कंडक्ट करते हैं। तो अभी तक इन सबके अलग अलग बोर्ड थे जो इनके एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट करवा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ये तीनों एक हो जाएंगे। एक हो जाने का मतलब दोस्तों ये मत समझ लेना कि अब बैंक की वैकेंसी खत्म हो रही है, या एसएससी की वैकेंसी खत्म हो रही है, या रेलवे की वैकेंसी खत्म हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब एक एजेंसी बनेगी। एक एजेंसी बनने का मतलब क्या है, अब एक ही अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इन सब के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। अभी आईबीपीएस का प्री आईबीपीएस खुद करवाता है बैंक के लिए, एसएससी का प्री एसएससी करवाता है, रेलवे का ये करवाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, इन सब एग्जामिनेशंस के लिए एक ही प्री एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसको नाम दिया गया है सीईटी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब क्या होगा दोस्तों, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जामिनेशंस में जाना है, तो ये रूल लागू होने के बाद आपको पहले एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। उसमें जैसे मान लो वो 100 नंबर का टेस्ट था, ठीक है। फिर उसकी अलग अलग मेरिट निकलेगी कि 80 के ऊपर वाले इस चीज का मेंस दे सकते हैं। वो तो फिर अब इन आगे इन बोर्ड पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो एजेंसी बनेगी ये सिर्फ प्री एग्जाम करवाएगी सबका एक साथ। लेकिन मेन एग्जामिनेशन जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने स्तर पर कंडक्ट करेगी। कि जैसे बैंक का मेंस देना है आपको तो आईपीएस में जाना है, एसएससी का देना है तो आपको एसएससी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ प्री एग्जामिनेशन जो है वो ये एजेंसी कंडक्ट करने वाली है।
क्लियर हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंग मेरिट निकल जाएगी कि अलग अलग मेरिट निकल गई, जैसे आपके नंबर इतने हैं तो अगर मान लो आप बैंक का मेंस नहीं दे सकते, लेकिन हो सकता है आपके नंबर जो है वो रेलवे वाले में सफिशिएंट रह जाएं, तो आप रेलवे वाला दे पाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली ऑप्शन बढ़ने वाला है। हालांकि देखिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कंपटीशन भी अब थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अभी आप बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने बैंक वाले स्टूडेंट ही हैं जो आपके कंपटीशन में है, लेकिन अब आपके प्री कंपटीशन में एसएससी के स्टूडेंट भी होने वाले हैं, रेलवे के स्टूडेंट भी होने वाले हैं, तो थोड़ा सा तो कंपटीशन टफ होगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा हो जाएंगी कि अगर आपका बैंक में नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आपकी प्री की मेरिट एसएससी की अकॉर्डिंग हो, तो बेसिकली काफी बेनिफिट जो है वो इसके हो सकते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में मैं आपको लैंग्वेज में थोड़ा बता देता हूँ। एनआरए की जरूरत क्यों पड़ी, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई, तो देखिए क्या है। As of now, aspirants have to take different exams that are conducted by various agency for central government job. अभी तक तो काफी सारी एजेंसियां हैं जो केंद्र सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं उनको पूरा करती हैं। अगर हम सी चंद्रमौली की बात माने, जो बेसिकली सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, तो उनका ये कहना है कि हर साल 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक जो छात्र हैं वो एग्जाम देते हैं। लगभग 1,25,000 वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल निकाल पाती है, जिसके लिए 3 करोड़ लोग एग्जाम देते हैं, तो आप कंपटीशन का लेवल खुद सोच सकते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट को अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग एग्जाम देने के लिए उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी आता है, और साथ साथ उन्हें एग्जाम भी बहुत सारे देने पड़ते हैं। अब एक ही टेस्ट से ही इज एलिजिबल फॉर एनी एग्जामिनेशन, सो उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। As and when it will be set up, the NRA will conduct a common eligibility test, and based on the CET score, a candidate can apply for a vacancy with the respective agency. तो अब क्या होगा, एनआरए के अंदर एक ही प्री एग्जामिनेशन होगा इन सबके लिए, और उसके बाद उसमें आपका जो स्कोर रहता है उसमें फिर मेरिट निकलेगी अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट होने वाला है कि आप बैंक में जा रहे हो या एसएससी में जा रहे हो, या फिर आपका पहले से ड्रीम है कि मुझे बैंक में ही जाना है, तो आपको बैंक की प्रीवियस मेरिट्स के अकॉर्डिंग एक गैस लगा के उतने मार्क्स तो अचीव करने ही होंगे ताकि आप आगे जाकर बैंक की मेंस एग्जामिनेशन दे सको। लेकिन अगर आप बैंक की ना दे सके तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। What will the NRA conduct a test for all government vacancy? अगला डाउट जो आपके मन में आ रहा होगा, क्या एनआरए जो है वो हर गवर्नमेंट एग्जाम की खुद जो है खुद अपने अंदर एग्जाम करवा लेगा क्या? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ लागू होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी, यानी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है और जो ग्रुप बी वाली पोस्ट होती है, उन एग्जामिनेशंस में ही ये लागू होने वाला है। और इसके लिए फिलहाल 3 एजेंसियों को चुना गया है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगभग 18-20 एजेंसियां हैं, तो ऐसा नहीं है अभी सबको एक साथ कर दिया, अभी सिर्फ 3 ही को चुना गया है। लेकिन अगर अपन बात करें, स्टूडेंट का सबसे ज्यादा फोकस भी इन 3 ही एजेंसी पे होता है। लाइक एक तो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी हो गया, फिर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, फिर अपना इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस हो गया। इन तीनों के प्री एग्जामिनेशंस को एक किया गया है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द एजेंसी विल हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एसएससी, आईबीपीएस एंड आरआरबी। और ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होने वाली है, ऐसा नहीं है इसमें जो अधिकारी होंगे वो बेसिकली इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन यानी एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, इन्हीं के व्यक्ति होंगे। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 3 लेवल्स, और ये जो ये प्री एग्जामिनेशन करवाएंगे ये वो 3 लेवल पे करवाने वाले हैं। एक तो होगा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर, एक होगा 12th पास वालों के लिए, और एक होगा मैट्रिक यानी 10th पास वालों के लिए। मतलब एक 10वीं लेवल की आएगी वैकेंसी जो 10th पास लोग दे पाएंगे, फिर 12th पास वाले, और फिर ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा, हाउ एवर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी आईबीपीएस, आरआरबी एंड एसएससी विल रिमेन इन प्लेस। हालांकि आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ प्री एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। प्री के बाद मेंस का क्या, मेंस तो इनको ही कंडक्ट करवाना है ना, तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहे हैं, ऐसा मत समझना, ठीक है। बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग डन एट द सीईटी स्कोर लेवल, फाइनल सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट शैल बी मेड थ्रू सेपरेट specialized tier, second, third, etc. of examination which shall be conducted by the respective recruitment agency। तो इसमें ये कहा गया है कि प्री में आपके जितने भी नंबर रहेंगे उसके अनुसार फिर आपके मेंस एग्जामिनेशन होंगे। फिर उसके कई लेवल हो सकते हैं, जैसे मेंस हो गया, फिर जीडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो ये कई तरह के टायर हो गए, टायर 2, टायर 3। तो इस तरीके से कोई भी एजेंसी, आईबीपीएस है तो वो करवाएगी, आरआरबी है तो वो करवाएगा। द सर्कुलम फॉर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड बी कॉमन, और जो सिलेबस होने वाला है प्री एग्जामिनेशंस का वो सबके लिए समान है। बैंक वालों को भी वही पढ़ना है, एसएससी वालों को भी वही पढ़ना है, और रेलवे वालों को भी वही पढ़ना है। अब बात करते हैं
साथ ही साथ इसमें ये अनाउंसमेंट भी किया गया, ईच डिस्ट्रिक्ट टू हैव एन एग्जामिनेशन सेंटर। मोस्टली जो बच्चे एग्जामिनेशंस देते हैं, कई बार क्या हो जाता है अपने आसपास सेंटर नहीं आता, काफी दूर जाना पड़ जाता है एग्जाम देने के लिए, तो इसको थोड़ा सा कैंडिडेट के लिए इजी कर दिया गया है कि हर जिले में एक बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। लगभग ऐसे 117 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं, 117 डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है जहां पर बेसिकली एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। और इसी के साथ द गवर्नमेंट से दैट द मूव विल बेनिफिट द पुअर कैंडिडेट, और इससे जो गरीब विद्यार्थी हैं उन्हें काफी मदद मिलेगी। पहले इतना दूर जाना होता था, किराया भाड़ा बहुत ज्यादा लग जाए, अब जो बंदा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो कहाँ ये सब चीजें अफोर्ड कर पाता है। They have to incur expenditure on examination fees, travel, boarding, lodging and other things, और इससे एग्जामिनेशन का खर्चा भी बच जाएगा। पहले आपको अगर 3 प्री देना होता था, एसएससी का फॉर्म अलग से भरो प्री देने के लिए, आईबीपीएस का अलग से भरो, आरआरबी का अलग से भरो, अब कोई झंझट नहीं, एक ही फॉर्म में सारा काम हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल बी द सीईटी स्कोर विल बी वैलिड, और इसमें ये और साथ में फायदा दिया है, आप उस प्री एग्जामिनेशन में जो नंबर लेके आओगे वो 3 साल तक के लिए वैलिड होंगे। मतलब अगर मान लो एक मैन एग्जामिनेशन आप ना भी दे पाए तो हो सकता है किसी दूसरी मेरिट में आपका नंबर लग जाए और आप दे पाओ। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड to be the current score of the candidate, which there will be no restriction on the number of attempt to be taken by a candidate to appear in the CET। इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आप पूछोगे कि सर हम एक साल में कितनी बार दे पाएंगे ये टेस्ट, तो सर जितनी बार आप पास नहीं हो जाते तब तक दे सकते हो जब तक ये हो रहा है। इट विल बी सब्जेक्ट टू द अपर एज लिमिट, लेकिन हाँ अगर आप अपर एज लिमिट को क्रॉस कर जाते हो उसके बाद तो नहीं दे पाओगे। हाउएवर द रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ एससी एसटी ओबीसी। ये तो आप जानते ही हो दोस्तों, आप भी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते रहते हो कि एससी एसटी ओबीसी वालों को थोड़ी सी एज में राहत मिलती है। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ सीईटी। अब आप पूछेंगे सर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा क्या ये हमारी भाषा में होगा, तो जो बेसिकली जितेंद्र सिंह हैं जो हमारे मंत्री जी हैं, उन्होंने ये बताया कि ये एग्जाम जो है ये 12 लैंग्वेज दैट आर इन द 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारतीय संविधान की बेसिकली जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर जिन 12 भाषाओं का उल्लेख है उन सभी 12 भाषाओं में ये पेपर होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जिस मीडियम में हो उसमें ये एग्जाम होने वाला है। विल इट लीड टू स्पीडी रिक्रूटमेंट, और क्या आपको कोई पूछे कि क्या इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कुछ तेजी आएगी, तो आपका आंसर क्या होगा। द गवर्नमेंट सेज दैट ए सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल। ये तो बात सही है, सरकार का भी यही कहना है कि इसके बाद क्या हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट की प्रोसेस छोटी हो जाएगी आपके लिए। जहां आपको 3 अलग अलग प्री देने पड़ते थे वहां आप एक प्री दे के ही आगे डिसाइड कर सकते हो। इवन सम ऑफ द डिपार्टमेंट हैव इंडिकेटेड देयर इंटेंशन टू डू अवे विद एनी सेकंड लेवल टेस्ट एंड गो अहेड विद रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी स्कोर, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से सोर्सेज। और कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि सिर्फ ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेने से जॉब नहीं लगेगी, ये एजेंसियां सेकंड या थर्ड एग्जाम भी कंडक्ट करेंगी। अब वो फिजिकल के रूप में भी हो सकता है, वो मेंस एग्जामिनेशन के रूप में भी हो सकता है, वो इंटरव्यू के रूप में भी हो सकता है और वो जीडी के रूप में भी हो सकता है। हाउ मच मनी विल बी स्पेंट ऑन द एनआरए। अब आप सोचेंगे कि इस पॉलिसी पे तो काफी खर्चा आएगा, तो सर इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1517 करोड़ रुपए, यानी अप्रोक्सीमेटली आप ध्यान रख लो 1500 करोड़ रुपीस जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए उन्होंने 3 साल के लिए अलॉट किए हैं। द मनी विल बी यूज्ड फॉर सेटिंग अप ऑफ एनआरए एंड एग्जामिनेशन सेंटर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। और इससे क्या होगा, एक तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनने का काम शुरू होगा, और साथ ही साथ जिन जिलों के अंदर बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, जहां सुविधाएं नहीं है, वहां सुविधाओं को भी जो है विकसित किया जाएगा। तो ये है दोस्तों आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। आपके इस बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है, आपके एग्जाम्स में क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।